हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने कल पोस्ट किया था एक्स पे यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे भी कि मैं आज से बिल्डिंग मटेरियल्स की बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्हें मैं ट्रैक करता हूँ। और उस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, लेकिन हाँ, जितनी कंपनीज हैं मैं ट्रैक करता हूँ, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा आने वाले कुछ दिनों में। एक दो हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक है। बिकॉज़ मैं अपना रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग करता हूँ, पहले खुद रिसर्च करता हूँ बहुत अच्छी, और जो मैंने समझा है जितना आज तक उस कंपनी को 2, 3, 4 महीने हैं, या फिर कभी किसी-किसी कंपनी को मैं 1 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, तो किसी को 1.5 साल से भी ट्रैक कर रहा हूँ। तो जितना मैंने सीखा है उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में, उसकी गाइडेंस के बारे में, और कैसा रहता है वो यूजुअली, कुछ कहता है तो वो करता है या नहीं करता है, तो वो सब इनसाइट्स मैं यहाँ आके डायरेक्टली विदाउट एनी फ़िल्टर आपके सामने शेयर करता हूँ। इनफैक्ट चैनल मैंने इसीलिए भी खोला था क्योंकि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया, बिकॉज आई लिव अ वेरी काइंड ऑफ एन आइसोलेटेड लाइफ, तो मैं बोर हो जाता हूँ। तो एक ये तरीका है मेरा थोड़ा अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करने का, रादर देन फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स जिनका आरओआई बहुत ही कम है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं आज का। बेसिकली अभी जो कंपनीज में डिस्कस करने वाला हूँ कुछ टाइम तक, वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आप ये मत समझिएगा कि उसमें सीमेंट, रेत, सरिया, बजरी, पत्थर, ये सब नहीं। मतलब बिल्डिंग ऑब्वियसली वो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, लेकिन मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा। वो तो बहुत ही इनिशियल फेज होता है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, जब आप बनाते हैं, फाउंडेशन डालते हैं, चिनाई करते हैं, पत्थर लगाते हैं, ईंटा लगाते हैं, सीमेंट, रेत, ये सब तो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता ही है किसी भी कंस्ट्रक्शन का, किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी का भी। कोई कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं छूट जाती हैं। लाइक आप अपने घर से स्टार्ट करो। आपने सब कुछ डीलर से बात करी, सीमेंट ले आए, सब कुछ लेके आए, ईंट, पत्थर, रेत, सीमेंट, सरिया-वरिया सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या होता है, आप पत्थरों को डिज़ाइन करते हो। मेरे घर में मार्बल लगेगा, टाइल्स लगेगी, टाइल्स में भी आपको सेरेमिक टाइल्स लगेगी या विट्रिफाइड टाइल्स लगेंगी। विट्रिफाइड में भी आप पॉलिश्ड विट्रिफाइड टाइल्स लगाओगे या ग्लेज्ड विट्रिफाइड टाइल्स लगाओगे। फिर आप वायरिंग का देखते हो, आप कौन सी वायर लगाओगे, हेवल्स की लगाओगे, केईआई की लगाओगे, कहाँ की लगाओगे, पॉलीकैब की लगाओगे। फिर आप देखते हैं मैं पीवीसी विंडोज़ लगाऊँ, यूपीवीसी लगाऊँ या फ्लूटेड पैनल्स लगाऊँ घर के अंदर, ताकि उसका एस्थेटिक्स थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। फिर आप देखते हैं बहुत, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फ्लोरिंग सॉल्यूशन कैसा, मैं फ्लोर्स टाइल्स अगर मैंने नहीं लगानी है, मैं कुछ और लगाना है, उसके ऊपर फ्लोरिंग, अगर मेरे को कारपेट लगानी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके बाद भी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में छूट जाती हैं। और यूजुअली क्या होता है, अब मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आपको कहता हूँ कि आप प्री सेल्स नंबर चेक करो, जो हैं रियल एस्टेट कंपनीज के, कोई भी हो, वो सनटेक हो, लोढ़ा हो, प्रेस्टीज हो, मैक्स स्टेट हो, कोई भी हो, आप उनके प्री सेल्स नंबर चेक करेंगे तो आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि डिमांड किस तरीके से बढ़ रही है रियल एस्टेट में। तो जब रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी, जब इतना कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग दोनों जब खुलेगा, बनेगा, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जब जो ये अफोर्डेबल होम्स बनते हैं, जो आगे जाके और बनने वाले हैं, तो इसमें क्या लगेगा? मतलब एक पॉइंट के बाद स्टार्टिंग में जब अप साइकिल शुरू होता है रियल एस्टेट का, तो 2-3 साल तक तो इनका डिमांड कोई खास आता नहीं है। और रियल एस्टेट की साइकिल मैंने बताया हाउसिंग की तरह ही होती है, थोड़ा और लॉन्ग डेटेड होती है उससे। बहुत साल अच्छा करती है, फिर बहुत साल डाउन में रहती है। ठीक है? तो जब ये अच्छा करना शुरू शुरू होती है, जैसे कि कोविड के बाद से इसने पेस पकड़ा है, रियल एस्टेट अपसाइकिल ने अच्छा खासा पेस पकड़ा है। तो अब जाके जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स हैं, टाइल्स हो गई, आपकी विंडोज़ हो गई, वायर्स हो गई, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो आके बता रहा है, जो मैंने समझा, जो मेरी समझ है इनको पढ़ के, इनका समझ के गाइडेंस को, कि अब जो है रियल एस्टेट साइकिल तो 3-4 साल पहले शुरू हो गया है। लेकिन जब इनिशियली फेज में वो होता है, तो इन सब सामान का जो रिक्वायरमेंट होती है वो उतना नहीं होती है। घर भी जब आप बनाते हो, तो लेट्स से आपको 1 साल घर बनाने के लिए लगा, तो 6 महीने तो आप उसका ढांचा खड़ा करते हो। आपको इमीडिएटली आपको घर बनाना जब शुरू करना है, तो आपको टेंशन नहीं होती कि वायर कौन सी लगेगी, पत्थर कौन सा लगेगा, उसमें विंडोज कहाँ से आएंगी, वो सब आप लास्ट फेज में करते हो। तो अब वो फेज शुरू होने वाला है। आप पॉलीकैब का मैनेजमेंट ले लें, उन्होंने भी आई थिंक, जितना मुझे ध्यान है, मैं फिर से उसकी कॉन कॉल पढ़ूँगा, मैंने सुना था उसकी कॉन कॉल को, बस पढ़ा नहीं है, तो जितना मुझे ध्यान है जब रिज़ल्ट आया था 1 महीना हो गया है, तो उन्होंने ये कहा था 4-6 क्वार्टर्स में हमारा जो वायर्स का डिमांड है वो आउटपेस करेगा केबल्स को। मतलब जो रेज़िडेंशियल रियल एस्टेट है या कमर्शियल रियल एस्टेट भी है, तो वहाँ पे वायर्स का डिमांड अब बढ़ने वाला है। मतलब एंटायर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का डिमांड बढ़ेगा, टाइल्स में भी ये बात कर रहे हैं, जो पर्टिकुलरली आज मैं कजारिया सेरेमिक्स को डिस्कस करूँगा। तो मैं FY
3 से अगर FY24 की बात करें तो 6 से 7% का वॉल्यूम ग्रोथ था इस कंपनी में पर्टिकुलरली। लेकिन अब इनका जो पहला क्वार्टर ही रहा है उसमें इन्होंने 8% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है वाई और ये कह रहे हैं कि हम 11 से 12% का वाई ग्रोथ करेंगे। तो इस वाले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो ये वाला सेगमेंट है, बहुत सारे सेगमेंट है जैसे मैंने बताया, तो ये टाइल्स वाले में भी जो मैनेजमेंट है वो कह रहे हैं हम बुलिश हैं और आगे जाके डिमांड हमें दिख रहा है ऑन द फील्ड, एटलीस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन व्हाट इज द डिमांड ऑन द फील्ड, that we are seeing an increase for the demand on the field for the tiles and these tiles हो गई पॉलीवुड, ये सब जो आपका लेमिनेट्स, एमडीएफ, प्लाईवुड, इन सब का भी डिमांड इस सेगमेंट में भी है कंपनी थोड़ा थोड़ा। तो मैंने बैकग्राउंड दे दिया क्या है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और क्यों मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ मुझे ऐसा लगता है कि इन कंपनीज में से जो सेक्टर लीडर्स हैं या जो छोटी कंपनीज भी है जिनका वैल्यूएशन कंफर्ट है, मुझे वही पसंद होती है। छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, अपना डाउन साइड प्रोटेक्टेड है और ग्रोथ कंपनी दिखा रही है और गाइडेंस कंपनी का अच्छा है, और आपको चाहिए क्या? ये आपका एक रेसिपी होता है एक अच्छे स्टॉक को पकड़ने का, ठीक है। तो कजारिया सेरेमिक्स की मैं बात करता हूँ। तो कजारिया सेरेमिक्स क्या करती है, ये 89% इसका रेवेन्यू आता है टाइल से, फिर बाकी जो 10-11% ये आता है इनका जो बाथवेयर और सैनिटरी, इसमें टॉयलेट सीट वगैरह बनाते हैं, फॉसेट्स वगैरह बनाते हैं और बाथरूम से रिलेटेड जो भी आपका इक्विपमेंट यूज होता है वो सब बनाते हैं इस सेगमेंट में। तीसरा इनका सेगमेंट है प्लाईवुड का सेगमेंट, उसमें बेसिकली प्लाईवुड बनाते हैं और आई डोंट थिंक ये एमडीएफ बनाते हैं, लेकिन इनका एक और सेगमेंट है एडहेसिव्स का, वो तो बहुत ही छोटा सेगमेंट है अभी। टाइल एडहेसिव्स वगैरह, ग्राउट्स वगैरह जो आपके रीइंफोर्समेंट के लिए काम आते हैं, वो सब सॉल्यूशंस इसमें प्रोवाइड करते हैं। इसका प्लाईवुड में आई थिंक ब्लॉक बोर्ड्स और लेमिनेट्स भी, सॉरी, ये बनाते हैं, लेमिनेट्स भी। लेकिन इनका ये अभी कोई बहुत मीनिंगफुल डिवीजन नहीं है, सारा का सारा फोकस, इसीलिए मैं जो मेजर फोकस होगा वो मैं रखूंगा टाइल्स में, बिकॉज टाइल्स इनका 89% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टाइल्स। तो टाइल्स भी ये दो टाइप की बेचते हैं। अब यूजुअली मैं सोच रहा था पहले कि सिर्फ टाइल्स का बता दूं ये टाइल्स हैं और आगे बढ़ जाऊं, लेकिन फिर मेरे को लगा जो समझ रहा है वीडियो, जो सुन रहा है, वो सिर्फ रट लेगा कि इसके 3 प्रोडक्ट डिवीजन है, कितना कितना इसमें पोर्शन है टाइल्स के अंदर की मैं आप बात कर रहा हूँ, बाकी सेगमेंट्स को थोड़ी देर के लिए साइड रखो, तो फिर आप भूल जाओगे थोड़ी देर बाद। तो मेरे को लगा थोड़ा इनके प्रॉपर्टीज को भी समझाता हूँ ताकि आपको प्रोडक्ट समझ आए, प्रोडक्ट समझ आएगा तो आपको डिमांड समझ आ जाएगी, डिमांड समझ आ जाएगी तो आपको इंडस्ट्री समझ आएगी, इंडस्ट्री समझ आएगी तो आपका जो कैलकुलेटेड बेट होगा उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं बात करता हूँ इनकी 2 टाइप की टाइल्स ये बेसिकली बनाते हैं। सेरेमिक टाइल्स हो गई जो बहुत पुरानी टाइल्स होती हैं, मतलब बहुत समय से चलती आ रही हैं, और विट्रीफाइड टाइल्स से बनाते हैं। विट्रीफाइड टाइल्स के अंदर भी ये 2 तरीके की टाइल्स बनाते हैं, ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स और आपकी पॉलिश्ड विट्रीफाइड टाइल्स। अब मैं बताता हूँ सेरेमिक और विट्रीफाइड टाइल्स में फ़र्क क्या होता है, बेसिक बेसिक मोटा-माटी फ़र्क। तो जो सेरेमिक टाइल्स होती हैं वो आपकी मतलब बहुत ही बेसिक, ये पता ही होगा आपको कि अर्दन क्ले और पानी को जब आप मिलाते हैं तो वो वाली टाइल्स बन जाती हैं, ठीक है। इसमें कुछ एडिशन नहीं किया है, इसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोई हमने एडिटिव्स नहीं डाला है बाहर से, कोई इसमें मिनरल नहीं डाला है, ठीक है। लेकिन अगर हम विट्रीफाइड टाइल्स की बात करें तो विट्रीफाइड टाइल्स थोड़ा ड्यूरेबल होती हैं, सॉलिड होती हैं। अब इसका नाम ही आप देखें विट्रीफाइड, मतलब ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं विट्रीफिकेशन प्रोसेस से लेना देना होगा। अब विट्रीफिकेशन प्रोसेस बहुत ही, अगर मोटा माटी भाषा में मैं समझाऊं विट्रीफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, एक आपके पास लेट्स से ग्रेनाइट से अपना रॉ मटेरियल लेते हैं, 40% इसमें क्ले होता है, उसमें तो 100% अर्दन क्ले और वाटर, ठीक है। इसमें 40% क्ले होता है और 60% इसमें सिलिका होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स और आते हैं, फेल्सपार भी आता है आपका, जो आपका ग्रेनाइट से निकलता है, क्वार्ट्ज हो गया वो भी ग्रेनाइट से निकलता है, सिलिका भी ग्रेनाइट से निकलता है। तो ये क्या करते हैं, ये सब आपका क्ले के साथ मिक्स किया और इसको स्मेल्टर में हीट कर दिया। अब उसको हीट जब किया तो ऑब्वियसली हीटिंग के बाद मॉलिक्यूल्स इधर उधर बिखर जाते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, जैसे इन्होंने हीट किया उसको तुरंत ही ठंडा कर देते हैं। तो जो इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक ग्लास टाइप का शेप ले लेता है। और जो मॉलिक्यूलर, जो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप बोलें, जो भी ये मिक्सचर बन गया है गर्म होके, ठंडा होके, तो उसको ढंग से अपने आप को अरेंज करने का टाइम नहीं मिलता है और वो एकदम ठंडा हो जाता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म से आपने मेल्ट किया उसको स्मेल्टर में, ये सब रॉ मटेरियल जो मैंने बताया ग्रेनाइट से जो आप लेते हैं, इन्होंने गर्म किया, एकदम से ठंडा किया, तो जो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसको ढंग से मतलब अरेंज होने का टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड रह जाता है। अब एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन ये दोनों बेसिक टाइप के सॉलिड होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन में आपको एग्जांपल से अगर डायरेक्टली समझाऊं तो डायमंड, उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग है और रेपिटेटिव है।
और इसमें क्या होता है अमॉर्फस में, जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, इनको आप कंप्रेस कर सकते हैं। इनका जो कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ इसमें इतना नहीं लगता है आपको कंप्रेस करने में, और इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ना ठीक से अरेंज नहीं हो पाता है और अपने आप को रिपीट नहीं कर पाता है। तो उस वजह से दोनों हैं तो दोनों सॉलिड कहलाते, तो दोनों सॉलिड ही है, क्रिस्टलाइन भी सॉलिड हुआ, अमॉर्फस भी सॉलिड हुआ। लेकिन ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड हुआ, क्रिस्टलाइन में बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। आप अब ये डाल क्यों रहे हैं, जो बेसिकली मैंने बताया ना, सिली आप ग्रेनाइट से सिलिका, फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज ये सब निकाल निकाल क्यों रहे हैं, मतलब जरूरत क्या पड़ रही है, हम पे सेरेमिक टाइल्स थी तो ये हम इसीलिए कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज हमको उस टाइल में स्ट्रेंथ चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो सेरेमिक टाइल्स हैं उसमें तो खाली क्ले और वाटर है, उसमें क्या ही स्ट्रेंथ बन जाएगी, उसको आप कितना ही हार्ड कर लेंगे, कितना ही ड्यूरेबल बना लेंगे। तो जब आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है तो आपको उसमें ये सब बेसिकली सिलिका वगैरह ऐड करके आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है। विट्रीफाइड टाइल्स विट्रिफिकेशन प्रोसेस से बनती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड विट्रीफाइड टाइल्स। अब दूसरा बेसिक डिफरेंस ये होता है, सेरेमिक टाइल्स ना बहुत पोरस होती हैं, और जितना ज्यादा कोई भी सब्सटेंस पोरस है, एलिमेंट कोई पोरस है, मतलब वो वाटर एब्जॉर्ब उतना अच्छे से करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा बाथरूम में आपका मोस्टली सेरेमिक टाइल्स लगती हैं, विट्रीफाइड टाइल्स नहीं लगती हैं, क्योंकि विट्रीफाइड टाइल्स का तो वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, आई थिंक 5% से भी कम होता है। तो वो वाटर अब्सॉर्ब नहीं करेगी, सारा का सारा पानी पड़ा रहेगा। अब पानी पड़ा रहेगा, आपने बाथरूम में लगाई है वो टाइल्स, तो आपको स्लिपरी हो जाएगा, फिसलने का चांसेस है। इसीलिए सेरेमिक टाइल्स आप मोस्टली वॉल्स में लगाते हैं, वो भी किचन और बाथरूम की वॉल्स में। लेकिन जो विट्रीफाइड टाइल्स है वो आपका देखा होगा आपने, एक तो छोटी छोटी टाइल्स आती हैं और विट्रीफाइड टाइल्स आती है बड़ी बड़ी, जो टाइल्स आती हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में अब यूज होने लगी हैं, कमर्शियल स्पेसेस में यूज होने लगी हैं। अब विट्रीफाइड टाइल्स आपने बेसिक डिफरेंस समझ लिया क्यों और कहाँ यूज होती है, स्ट्रेंथ बहुत होती है विट्रीफाइड टाइल्स में। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, फैक्ट बताऊं, तो जो सेरेमिक टाइल्स होती है वो 200 न्यूटन का फोर्स अगर उस पर डाला है तो वो टूट जाएगी। लेकिन जो विट्रीफाइड टाइल्स है उसमें 700 न्यूटन तक का वो एब्जॉर्ब कर सकती है उस पे फोर्स। अब 200 न्यूटन का फोर्स आप समझें किस तरीके से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमें पता है, 200 न्यूटन का हमको फोर्स पता है, तो मास और एक्सेलरेशन, मास में लेट्स से एक सेकंड के लिए एज्यूम करूं 100 केजी का मास है, फोर्स हम पे 200 किलो 200 न्यूटन का फोर्स है, मास हम पे है 100 केजी का। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, उसको डिवाइड कर देंगे हम, 200 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर्स पर सेकंड का एक्सेलरेशन आ गया, विच मींस 200 न्यूटन का फोर्स कितना हुआ। हमको कोई 100 मीटर्स का ऑब्जेक्ट को अगर हम 200 टन न्यूटन से फोर्स करेंगे तो वो 2 मीटर्स पर सेकंड की एक्सेलरेशन से जाएगा आगे। तो आपको उतना फोर्स चाहिए 200 न्यूटन का, तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ना। आपको 100 केजी का ऑब्जेक्ट आप 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेट 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कैसे कराएंगे, बहुत आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो तो सेरेमिक टाइल्स का होता है सिर्फ 200, इसका होता है 700, विट्रीफाइड टाइल्स का होता है 700 न्यूटन का फोर्स के बाद ये टूटती है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसे कहेंगे हम, ठीक है। तो और कोई बेसिक डिफरेंस तो मुझे ठीक है। बाकी बाकी अगर हम स्क्रैच की बात करें तो स्क्रैच इसमें बहुत जल्दी पड़ता है, जैसे हमारे जो सेरेमिक टाइल्स हैं उसमें बहुत लो रेजिस्टेंस होता है स्क्रैच का, और जो विट्रीफाइड टाइल्स होती है उसमें स्क्रैच का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। ये मोटा माटी डिफरेंस है। अब विट्रीफाइड टाइल्स में भी दो डिफरेंट टाइप की टाइल्स आती हैं, एक आपकी टाइल्स आ गई ग्ला जिसमें पॉलिश्ड वगैरह हो रखी है, और एक में ग्लेज है। ग्लेज ऊपर से एक और सब्सटेंस आ जाता है, ग्लेज जब आता है तो वो और ड्यूरेबल बनता है। और दूसरा उससे क्या फायदा होता है, ग्लेज कि आपने ऊपर से अगर एक परत लगा दी तो उसका आप फायदा है कि उस पर आप और टेक्सचर लगा सकते हो, आप वुड का टेक्सचर ला सकते हो उसके ऊपर, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर ला सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स उस पर लगा सकते हो। लेकिन पॉलिश्ड में क्या होता है, पॉलिश्ड बेसिकली यूज होता है आपका एस्थेटिक अपील बढ़ाने के लिए। जो पॉलिश्ड विट्रीफाइड टाइल्स हो गई, पीवीटी इन्हें कहेंगे, और जीवीटी किसे कहेंगे, ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स को, हैं ये दोनों विट्रीफाइड टाइल्स। तो ग्लेज्ड आपका सिंस वो ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो आपका यूज होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, जहाँ पे आना जाना लोगों का बहुत है। लेकिन जैसे घर में आपको चाहिए कि आपके घर पे कोई मेहमान आए और आपका घर देख के बोले अरे वाह क्या घर है, क्या एस्थेटिक घर है, तो उसके लिए आपको पॉलिश्ड विट्रीफाइड टाइल्स लगती हैं। तो यहाँ पे इसका इतना इतना ही समझो, इससे ज्यादा समझ के मतलब कोई फायदा नहीं होगा, इतना ही आप समझो टाइल्स के बारे में। अब ये आपका मैं अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाने शुरू करता हूँ। अब आपका इनका बिजनेस सेगमेंट देखें, मैंने बताया 89% टाइल्स है, उसमें से भी 38% सेरेमिक टाइल्स का है, 36% ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स का है, और 26% पॉलिश्ड विट्रीफाइड टाइल्स का है।
तो ये आपको सेगमेंट मोटा माटी समझ आया, ठीक है। अब बाथवेयर कितने परसेंट का है? 8% का इनका बाथवेयर का सेगमेंट है, मतलब जिसमें मैंने बताया फॉसेट्स, टॉयलेटरीज, आपका कमोड, वॉश बेसिन, ये सब, मतलब जो भी आपका बाथरूम में यूज होता है वो आपका बाथवेयर में आ गया, और वो 8% है। बाकी 2% इनका प्लाईवुड का है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा भी बिजनेस इम्पैक्ट स्केल अप नहीं हुआ है। और ऊपर से जैसे मैंने रुशील डेकोर और ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया था, अभी काफ़ी टाइम हो गया उसको तो डिस्कस करे हुए। तो यहाँ पे मैंने यही बोला था, ये जो एमडीएफ और ये प्लाईवुड और ये लैमिनेट्स वाले प्लेयर है, इनको दिक्कत कहाँ आ रही है कि टिम्बर प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं। टिम्बर प्राइसेस क्यों हाई हुए हैं? बिकॉज अगर आज आप टिम्बर का अगर आप आज टिम्बर का प्लांटेशन करोगे तो आपको 2-2.5 साल बाद वो यूज करने को मिलता है। लेकिन कोविड के टाइम पे टिम्बर प्लांटेशन हुआ नहीं, तो अभी सप्लाई उतना नहीं है, इस वजह से टिम्बर प्राइसेस हाई हैं। तो पॉलीवुड वाला जो इनका सेगमेंट है, प्लाईवुड वाला, वो इस वजह से थोड़ा बेकार कर रहा है। और 1% इनका एडहेसिव का सेगमेंट है, ग्रेस बॉन्ड उनका ब्रांड है, एडहेसिव्स के अंदर उनका ग्रेस बॉन्ड नाम से ये ब्रांड है। उसमें आपका टाइल एडहेसिव्स, ग्राउट्स वगैरह ये सब बेचते हैं। तो उसका तो अभी 1% ही है, तो उसमें क्या ही बात करूँ मैं उस सेगमेंट की, ठीक है। अब आप देखें इसका प्रोडक्शन वॉल्यूम का ग्रोथ देखें, ठीक है। इसमें आपको अभी 4 ग्राफ्स दिख रहे होंगे, मैं लेफ्ट साइड के दोनों समझाता हूँ, राइट साइड का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, तो वो आप खुद से देख लेना पॉज करके। अब प्रोडक्शन ग्रोथ देखें, एमएसएम मतलब मिलियन स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो जब भी हम टाइल्स की बात करते हैं तो मिलियन स्क्वायर मीटर्स में करते हैं, अगर कोई बड़ी कंपनी ऑफ कोर्स तो। अगर मैं Q1 FY25 की बात करूँ तो वॉल्यूम का ग्रोथ आया 13% ईयर ऑन ईयर। उसमें ओन मैन्युफैक्चरिंग और सब्सिडियरीज का, सॉरी ये सिर्फ प्रोडक्शन का है, अपने आप को सही करूँ मैं यहाँ पे, ये प्रोडक्शन का ग्रोथ है, इन्होंने इतना प्रोड्यूस किया है। लेकिन इनका वॉल्यूम ग्रोथ 8% ही आया है, वो आप नीचे वाले में देखें, वॉल्यूम ग्रोथ मतलब कितना बिका। वॉल्यूम ग्रोथ इनटू प्राइस ग्रोथ इज योर सेल्स ग्रोथ। सिंपल कॉन्सेप्ट, 10 आपने 10 किताबें बेचनी है, ठीक है, और एक किताब का प्राइस है 100, तो वॉल्यूम कितना हुआ 10, एक किताब का प्राइस है 10 और 10 ही आपको किताब बेचनी है, तो ए वॉल्यूम कितना हो गया आपका यहाँ पे 10, 10 बुक्स हैं, वॉल्यूम 10, एक का प्राइस कितना है 10। तो आपको जब आप बेचोगे 10 बुक्स को 10 रुपए में एक ईच, तो आपका 100 रुपीज आप कमाओगे, तो सेल्स कितना हुआ 100। कैसे? वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम विच इज 10 इंटू प्राइस विच इज 10 इज योर सेल्स। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम इनका 8%, 8% से बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है। प्राइस से कंफ्यूज मत करना इसको, और सेल से भी बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। वॉल्यूम मतलब कितना माल बिका, ठीक है। तो वॉल्यूम इनका 8% से बढ़ा है वाई ओ वाई, विच इज अ गुड साइन। मतलब यहाँ से समझ आता है कि ग्रोथ इंडस्ट्री में आनी वापस शुरू हो गई है, क्योंकि इन्होंने 6 से 8, 6, 6.5% तो पूरा FY23 से FY24 में वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया था, सिर्फ 6-6.5% का। और अभी पहले क्वार्टर में इस साल के इन्होंने 8% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है, और गाइडेंस है 11 से 12% की, तो विच इज अ गुड साइन। अब बाकी ईयर वाइज कंपैरिजन आप खुद कर लो, ठीक है। अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है, एडहेसिव से कितना कमाया। मैं लेफ्ट वाला ग्राफ आपको बताता हूँ, राइट साइड का आप खुद से देख लेना, मतलब इसमें बताने की भी जरूरत नहीं है, बस ये आपके कन्वीनियंस के लिए है, क्योंकि आप यहाँ पे देख लो कितना करोड़ किस सेगमेंट से आया और पूरा इन्होंने कितना कमाया Q1 FY24 से लेके Q1 FY25 में ईयर ऑन ईयर। देखो अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, मैंने पिछले अभी 1 मिनट पहले क्या बोला, वॉल्यूम ग्रोथ था 8% का, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ 8% का आया, जो मैंने बताया वॉल्यूम इंटू प्राइस इज इक्वल टू सेल्स। वॉल्यूम ग्रोथ 8% का आया, और सेल्स ग्रोथ कितना आया दिखा रहा है यहाँ पे 5% वाई ओ वाई। जब वॉल्यूम ग्रोथ 8% का है और सेल्स ग्रोथ 5% का है, तो जो मल्टीप्लाई हमने जिससे किया है, मतलब प्राइस से, तो वो प्राइस हमारा कम रहा होगा, इस वजह से हमारा जो 8% का वॉल्यूम ग्रोथ है वो सिर्फ 5% के सेल ग्रोथ में कन्वर्ट हो पाया। तो इससे हमको क्या समझ आया कि जो प्राइस रियलाइजेशन है, मतलब एंड प्रोडक्ट जो ये प्राइस बेच रहे हैं कंज्यूमर से को या डीलर्स को बेसिकली, तो प्राइसिंग कम करके बेचना पड़ रहा है इनको, इसीलिए इनका वॉल्यूम ग्रोथ तो आ गया, लेकिन इनका सेल्स ग्रोथ नहीं आया। और होता यही है, आप अगर किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का प्राइस कम करोगे तो उसका डिमांड बढ़ता है, उसका डिमांड बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन आपका मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है। उस वजह से आपका जो सेल्स है, बेसिकली सेल्स आपका वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ तो गया, लेकिन जो आपका रेवेन्यू है वो कम आया, बिकॉज आपने कम दाम पे उसको बेचा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। अब एबिटा और एबिटा मार्जिन पे हम बात करते हैं। एब्सोल्यूट फिगर्स तो आप देख ही लो यहाँ पे, एब्सोल्यूट फिगर्स मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है किसी भी बिजनेस में, क्योंकि हर बिजनेस का अलग होता है, आप कब तक ध्यान रखोगे। आपको एबिटा मार्जिन पे ध्यान रखना है, अगर सेल्स ज़्यादा है तो एबिटा मार्जिन अगर ज़्यादा है तो आपका एबिटा भी ज़्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें आप मार्जिन पे ध्यान दो।
Q4 FY24 में मार्जिन तो इनके बहुत ही कम हो गए थे, 13.86। अभी इनका 15 का मार्जिन है। 90, अगर इसको आप सीधे कंपेयर करो Q1 FY24 से, जो पहला बार, जो पहली डंडी है इनकी ब्लू वाली, वहाँ था 15.90% का, मतलब 90 बेसिस पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 1% का डिप आया मार्जिन में। वो ऑब्वियसली इसीलिए आया क्योंकि प्राइस रियलाइजेशन इनको कम मिला है। अब आगे जाके इनका गाइडेंस ये है कि 15-16-17% के रेंज में हम अपना मार्जिन को रखेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। इनका 3 इयर्स का ग्रोथ प्लान भी है बाय द वे, वो मैं आपको आखिरी में बताता हूँ कि क्या प्लान है। फिर किसी भी कंपनी को ना, किसी भी कंपनी को ट्रैक करना ईजी हो जाता है अगर वो अपना फ्यूचर ग्रोथ प्लान दे रही है। तो फिर हम उसको किसी पर्टिकुलर एक बेंचमार्क से कंपेयर तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे की रेशियोज देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर आपको समझ, मतलब यहाँ पे 5 मिनट के लिए आप बहुत ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड करो, बिकॉज सारी बिल्डिंग मटेरियल्स की जो कंपनीज हैं, यहाँ पे ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके बिना कोई फायदा नहीं है समझ के। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए आपको जो कैपिटल चाहिए उसे कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मतलब आपने सप्लायर से सामान लिया, कुछ दिन इन्वेंट्री में रहा, फिर आपने बेचा और उसके कुछ दिन बाद कस्टमर से पैसा आया, तो आपको बीच में गैप आ जाता है कभी कभी। बहुत इंडस्ट्रीज में नहीं आता। जैसे एच डी मार्ट का मैंने केस डिस्कस किया था, तो वो उधार पे सामान लेती है और कैश में बेचती है, तो उसका कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें तो उधार पे सामान अपने सप्लायर से, बेसिकली स्टील कंपनी से उधार पे ले लिया। अब जिसको उसने बेचा उसको कैश कैश पे बेचा, तो जैसी वो बेच रही है कैश उस पे तुरंत आ रहा है, तो वो जितना उधार पे उसने लिया है तो उसको जब मर्जी वापस कर दे। लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज में यहाँ पे क्या होता है कि आपने सप्लायर से उधार पे लिया, लेकिन वो उधार कम दिन का देता है, फिर आपका इन्वेंट्री पे भी पड़ा रहेगा, और कस्टमर को जब आप बेचते हो तो कस्टमर देता है आपका पैसा बहुत दिनों बाद। तो आपको एक बीच में गैप आ जाता है, जिस जिस दौरान आपको पैसा चाहिए धंधा चलाने के लिए, बिकॉज आपको सप्लायर को पे करना है उस टाइम पे। तो वो आपको बताते हैं वर्किंग कैपिटल, मतलब कितना पैसा आपको लग रहा है आपके डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए। इनफैक्ट जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वहां से बेसिकली कंपनीज को प्रॉब्लम क्या आई थी, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया उनका। अब वर्किंग कैपिटल चाहिए, भले उनके पास पैसा वो उठा सकते थे इधर उधर से, लेकिन बैंकिंग चैनल सारे उस टाइम पे इतने बिजी थे कि कहाँ, मतलब किसको कौन दे रहा था पैसा, सारा तो इंडिया लाइन में लगा हुआ था। तो वहां पे ये दिक्कत आई थी, और वो एक लज मतलब होगा ही ना। आपने अगर ऑफिशियल टेंडर खत्म कर दिया, तो छोटे छोटे जो बिजनेस है, इनके प्रॉब्लम क्या होती है, इन छोटे बिजनेस की, ये बड़े हो क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि इनको होता है हमेशा एक तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम, और दूसरा इनका वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम। कस्टमर इनको पैसा देता नहीं है, सप्लायर इनके पीछे डंडा करके बैठता है कि हमको पैसा दो। तो इनका ये दिक्कत आती है, खास करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स वाली जो कंपनीज हैं। इसीलिए इनको अब धीरे धीरे ये क्या कर रही हैं, कंपनीज क्या कर रही हैं कि अपनी चैनल फाइनेंसिंग खोल रही हैं, कि डीलर को जब जब प्रॉब्लम आता है तो कंपनीज हेल्प करती हैं। जैसे मेरा कोई डील, मैं कजारी हूँ, मेरे डीलर्स हैं बहुत सारे, उनमें से किसी को दिक्कत आ रही है कि उनका पैसा अटका पड़ा है, उन पे पैसा ही नहीं है धंधा रन करने के लिए, मतलब उन पे वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया है। तो मैं चैनल फाइनेंसिंग के थ्रू किसी को बोलूंगा, किसी भी बैंक को, एनबीएफसी को, यार इनको पैसा दे दो, और मतलब मेरा ट्रस्ट है, इनवॉइसेस हैं, मैंने इनको देना है आगे जाके, लेकिन अभी आप इनको दे दो, मैं तो इनको अपना अपनी साइकिल के हिसाब से दूंगा। तो उनको इमीडिएट पैसा मिल जाता है। तो चैनल फाइनेंसिंग ये होता है। इससे भी काफ़ी जो इन पे फाइनेंस का बर्डन होता है ना इनके ऊपर, डीलर्स वगैरह के ऊपर, तो ये थोड़ा कम हो जाता है उससे। तो वर्किंग कैपिटल देखो आप, वैसे तो मैंने समझा ही दिया, बट अब आप देख ही लो क्या होता है। डेटर्स, वर्किंग डेटर्स, अब डेटर्स को आप कंफ्यूज मत करना। डेटर्स आपके होते हैं रिसीवेबल्स, ठीक है, और इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री हो गए, क्रेडिटर्स आपके हो गए पेबल्स। मतलब आपने किससे क्रेडिट पे सामान उठाया है, ठीक है। अब निकालते कैसे वर्किंग कैपिटल? अब आप डेटर्स प्लस इन्वेंट्री माइनस क्रेडिटर्स, तो आप ये करेंगे तो आपका, अगर जो भी आप ये ऊपर 603 प्लस 561 माइनस 291 करेंगे जून 24 का, तो आपका वर्किंग कैपिटल रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की थोड़ा देर में बात करते हैं। नीचे आओ, वर्किंग कैपिटल डेज। अब वर्किंग कैपिटल डेज क्या होता है? वर्किंग कैपिटल डेज क्या होता है? वर्किंग कैपिटल आपको पता है धंधा चलाने के लिए कितना रुपया चाहिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल डेज आपका होता है कि आपको वो वर्किंग कैपिटल को सेल्स में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लग रहा है। अब आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? आप इसका फॉर्मूला तो होता है, आप गूगल भी करेंगे आपको पता चल जाएगा क्या फॉर्मूला है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मतलब जो हमारी ऊपर वाला और नीचे वाले में जमीन आसमान का फर्क है, कभी कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। वर्किंग कैपिटल मतलब हमें कितना पैसा चाहिए धंधा चलाने के लिए, और वर्किंग कैपिटल डेज मतलब हमें कितना टाइम लग रहा है अपनी वर्किंग कैपिटल को, जो पैसा था, उसको सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो उससे आप
फॉर्मूला बेसिकली होता है एवरेज वर्किंग कैपिटल आप लेते हैं, रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाइड बाई, अगर आप 90 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप क्वार्टरली निकाल रहे हैं, अगर 365 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप ईयरली निकाल रहे हैं, तो आपका ये इन्होंने डायरेक्टली बता रखा है। तो अब मैं बताता हूँ, वर्किंग कैपिटल जितनी कम हो, जितना कम पैसा आपको चाहिए धंधा चलाने के लिए उतना बढ़िया। खास करके अगर आपकी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, मतलब आप सारा का सारा उधार में कर रहे हैं, सप्लायर से उधार में सामान लिया और कस्टमर को कैश में बेचा, तो आपका जो तुरंत कैश जैसे आ गया बिक के आपने सप्लायर को दे दिया, तो आपको वर्किंग कैपिटल आपकी नेगेटिव हुई, आपको पैसा उठाना ही नहीं पड़ रहा है, आप लोगों के पैसे पे काम कर रहे हैं। जैसे एसजी मार्ट का बिजनेस मॉडल है, और वॉरेन बफेट की जो कंपनी है उसका भी सेम बिजनेस मॉडल है। अगर वर्किंग कैपिटल डेज की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली जितना कम डेज में आप अपनी वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली उतना जल्दी आपको जल्दी जल्दी मतलब इन्वेंट्री का टर्नओवर आपका ज्यादा है, तो आप वर्किंग कैपिटल डेज को जितना कम उतना अच्छा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई 23-24, अगर दो पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट सेम है, ये आप देख सकते हैं 59, 58, 59, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अब ये साइड वाला चीज़ मुझे थोड़ा समझ नहीं आई, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज नीचे वाले ग्राफ में इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है कि ये ग्राफ किस चीज़ का है। अब क्या ही मैं यहाँ पे बताऊँ, रिटर्न ऑन एक्विटी आप देख सकते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे ग्राफ में अगर नीचे वाले ग्राफ में कुछ लिखा होता तो मैं ऊपर वाले को भी समझा पाता, लेकिन नीचे में भी कुछ नहीं लिखा है, तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों है। मुझे पता है रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, वो मुझे पता है, लेकिन क्या बताने चाह रहे हैं यहाँ पे आई डोंट नो। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली मैंने आपको बैलेंस शीट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी समझे आप, कितना आपने रिटर्न कमाया, मतलब पैसा कितना कमाया, सेल्स नहीं, नेट प्रॉफिट आपका बचा कितना, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। तो वो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। बाकी एबिटा मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। 3 ईयर का इनका रोड मैप देख लेते हैं, बाकी फिर हम इसकी डिस्कस करते हैं कि क्वार्टर में कैसा रहा रिजल्ट और क्या इस कंपनी का आगे जाके प्लान है। तो 3 ईयर का रोड मैप आप देखो, FY24 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू क्या था। कंसोलिडेटेड में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी की ना बहुत सारी सब्सिडियरीज भी हैं, आई थिंक कौन कौन सी, कजारिया विट्रीफाइड जहाँ पे ये पॉलिश्ड विट्रीफाइड टाइल्स बनाते हैं, कजारिया इन्फिनिटी जहाँ पे ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स बनाते हैं, साउथ एशियन सेरेमिक्स जहाँ पे सेरेमिक फ्लोर टाइल्स बनाते हैं, और कैरोनाइट टाइल्स जहाँ पे ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इनका कंसोलिडेटेड सब रेवेन्यू, मतलब ये आउटसोर्स भी करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाया था, आउटसोर्सिंग भी करते हैं ये अपने काम की। तो और ये आउटसोर्सिंग बाय द वे इसीलिए भी करते होंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया इनका साइक्लिकल होता है डिमांड, तो अगर ये अपनी कैपेसिटी डालेंगे सिर्फ ओन कैपेसिटी, तो एक साइकिल ऐसी आएगी कि जहाँ पे तो डिमांड मार्केट में खत्म है, तो इनकी तो फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी, इनकी तो फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना उस केस में। तो ये उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जब डिमांड भी ज़्यादा हो रही है ना तो ये आउटसोर्स कर देते हैं, ताकि जब डिमांड कम हो तो आउटसोर्सिंग ना करें, सिंपल। इनका कम से कम लो डिमांड सिनेरियो में फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं बढ़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको वो कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो अवॉइड करने के लिए कंपनी हमेशा आउटसोर्सिंग के लिए भी देखती है, इस पर्टिकुलरली जो सिक्लिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज आप देखो, इस बार 4578 CR का था FY24 में, और ये कह रहे हैं कि हम 3 साल FY27 में 6500 का कर देंगे इसको, मतलब 3 ईयर का जो कैगर ये देंगे सिर्फ 12%। यहाँ ये चीज़ मुझे समझ, मतलब ऑब्वियसली इन्होंने पिछले क्वार्टर में दी थी ये गाइडेंस, तब भी मेरे को इतना पसंद नहीं आया था कि यार मतलब आप 60 के पी पे ट्रेड कर रहे हो और आपका जो 3 ईयर का कैगर है वो सिर्फ आप 12% का कर रहे हो, तो या तो लोग मतलब अजीब थोड़ा क्रेजी हो गए हैं इस स्टॉक के पीछे, कहाँ आपने 60 के पी पे से पहुंचा दिया है, और सिर्फ 12 का कंपनी का फॉर्मल गाइडेंस है। ऐसा भी नहीं है कि हमने एज्यूम किया है कि 12 से ग्रो करेगी, 12% का इसका फॉर्मल गाइडेंस है। आई डोंट नो मतलब कहाँ से इसको इतना वैल्यूएशन मिलता है। अब डिफरेंट डिफरेंट इसको जो सेगमेंट मैंने बांटे थे स्टार्टिंग में, आप उनमें से देख सकते हैं कि कितना कितना ग्रोथ है, पॉज करके कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है FY27 तक। इस ये तो मुझे पता आप समझ जाएंगे, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कौन कॉल की इन्होंने क्या कहा था, या फिर कुछ इसमें खास बताने को। हाँ, इनका जो टाइल एडहेसिव्स है उसमें ग्रेस बॉन्ड नाम का इनका प्रोडक्ट है। कंफ्यूज मत होना, अगर आप खुद से भी आगे रिसर्च करेंगे ना, तो बाथवेयर में इनका कैरोविट नाम से इनका ब्रांड है, कैरोविट KEROVIT इनका ब्रांड नेम है, जिसमें बाथवेयर से रिलेटेड वो मैंने फॉसेट्स और टॉयलेट सीट्स, वॉश बेसिन, ये सब जो मैंने बताया उस कैरोविट ब्रांड के नाम से आता है। प्लाईवुड तो इनका कजारिया के नाम से ही आती है।
प्लाई और ये टाइल्स वगैरह तो ऑब्वियसली कजारिया के नाम से ही आती है, और एडहेसिव्स इनके ग्रेस बॉन्ड के नाम से आते हैं। तो अब ये डिफरेंस भी मैंने बता दिया आपको। इनका वॉल्यूम का गाइडेंस कितना है इस साल का? 11 से 12% का वॉल्यूम गाइडेंस FY24 से लेके FY25 तक, मतलब जो बाकी 3 क्वार्टर्स बचे हैं उसमें भी, और ये जो पिछला क्वार्टर गया उसको भी मिला के 11 से 12% ये वॉल्यूम गाइड कर रहे हैं। और सेल्स का कितना गाइडेंस कर रहे हैं? आई थिंक कम है, सेल्स का कम है। सेल्स का सिर्फ 8 से 9% है। इसका मतलब क्या? मैंने आपको पहले बताया, वॉल्यूम का गाइडेंस इन्होंने ज़्यादा कर दिया है, 11 to 12% किया है, लेकिन ओवरऑल सेल्स का इन्होंने 8 to 9% किया है। मतलब बीच में क्या आया? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू सेल्स। वॉल्यूम का गाइडेंस कितना है? 11 से 12%। सेल्स का गाइडेंस कितना है? 8 से 9%। मतलब प्राइस में इनका कंप्रेशन आएगा। इनको रियलाइजेशन, इनको लग रहा है कि आगे जाके कम मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, सेल्स कम है, तो मतलब प्राइस में कुछ ना कुछ लोचा आएगा आगे जाके। तो ये इस तरीके से दिमाग आपको थोड़ा लगाना पड़ता है। बाकी बहुत बड़ा कंसर्न ये रहता है ना कि जैसे यूएसए ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई हैं टाइल्स पे, तो इंडिया से जो टाइल्स आ रही हैं या फिर और जगह से भी जो आ रही हैं, और दूसरा कि सबसे बड़ा कंसर्न उससे ये होता है कि इंडिया में 17% जो टाइल्स मैन्युफैक्चर होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, टोटल जितनी हो रही हैं, लगा लो 100 टाइल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो 17%, मतलब 17 टाइल्स एक्सपोर्ट होती हैं, और 170 कंट्रीज हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे बड़ा डर ये रहता है कि अगर एक्सपोर्ट की डिमांड कम है, तो क्या वो जो टाइल्स एक्सपोर्ट की तरफ जा रही थी वो डाइवर्ट होकर डोमेस्टिक डिमांड में तो नहीं आ जाएंगी? डोमेस्टिक मतलब अपने ही इंडिया में तो नहीं आ जाएंगी? जो पहले जो एक्सपोर्टर्स थे, जो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए टाइल्स बनाते थे, मॉरबी में बेसिकली जो मॉरबी गुजरात में है, वहाँ 70% ऑफ द टोटल टाइल प्रोडक्शन इन इंडिया वहीं पे होता है, ठीक है? तो और ऊपर से जो 17% वहाँ सारा का सारा, मतलब मेजरली जो मॉरबी में प्रोडक्शन होती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो अगर एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है, तो डर ये रहता है कि वहाँ का जो प्रोडक्ट, लोग, जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही थी, अब वो कहीं इंडिया में ही ना भेजे अपना सामान। तो उससे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी टाइल्स की, तो प्राइसिंग पे प्रेशर आएगा। जब सप्लाई बढ़ जाती है तो मेरे को तो कंपनीज को तो सामान निकालना है ना अपना, उनको तो फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है, तो उनको अगर 2 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा होगा, सामान बिक जाएगा, तो मतलब आपकी ओवरऑल प्राइसिंग कम हो जाएगी। लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो दिखता है वही बिकता है। इनके जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी मैंने ये चीज़ बोली थी, उनका मैनेजमेंट भी यही बात करता है, एस का मैनेजमेंट, कि जो दिखता है वही बिकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो टाइल एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बना रहे थे, उनका ब्रांडिंग सब नाम वाम सब अलग होता है। कजारिया ही अगर टाइल्स बनाएगी ना एक्सपोर्ट करने के लिए, तो शायद वो कजारिया नाम से ना बनाए, वो किसी और नाम से बनाए, चाहे सेम टाइल हो, सेम क्वालिटी हो, तब भी नाम डिफरेंट होता है। कजारिया तो इंडिया में चलता है नाम। तो वो कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट के लिए बना रहा है ना टाइल्स, वो अपनी दुकान शट डाउन कर देगा रादर देन डाइवर्टिंग दोज टाइल्स बैक इनटू द डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं, डीलर खरीदेगा ही नहीं। डीलर तो नाम ही ब्रांड खरीदेगा ना, जिसका नाम है कजारिया हो गया, सोमेनी हो गया, तो उन्हीं का तो खरीदेगा ही। जो भी आपका डीलर है, तो वो कोई ऐसी ब्रांड नहीं खरीदेगा जो इंडिया में नाम ही नहीं जानता, कौन ही लेगा? तो वो बेसिकली उनका मैनेजमेंट का ये इससे इंडिकेट ये कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट में अगर प्रॉब्लम आता भी है, तो डोमेस्टिक में नहीं आएंगी वो सप्लाईज डाइवर्ट होके, और इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब प्राइसेस भी बेसिकली अब स्टेबलाइज हो गए हैं। अगर आप थोड़ा टाइल्स इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं ना, तो पहले प्राइसेस मिल नहीं रहे थे इनको, इसी वजह से इनका देखेंगे आप, पिछले साल भी जो एबिटा का मार्जिन था वो इतना ज़्यादा Q4 में तो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो गया था, क्योंकि उनको प्राइस नहीं मिल रहा था, ग्रोथ ही नहीं थी इंडस्ट्री में, और सप्लाई तो आ ही रही थी, सप्लाई का तो कोई इशू नहीं था, बस ग्रोथ नहीं थी, डिमांड नहीं थी। अब डिमांड भी आ गई है, तो यहाँ से जाके प्राइसेस ये कह रहे हैं बॉटम हो चुके हैं, यहाँ से जाके बढ़ेंगी, तो एबिटा हमारा डाउन साइड एबिटा की प्रोटेक्टेड है। बाकी कंटेनर डिसरप्शन चल रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में, वो मैंने आपको टेक्सटाइल वाली कंपनी में भी बताया है कि बहुत सारा दिक्कत आ रहा है एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि फ्रेट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बाकी इन्होंने नेपाल में भी अपना शुरू कर दिया एक जेबी, अब सितंबर में इनका होना था, आई डोंट, मैंने वो अपडेट फॉलो नहीं किया है, इनका अगर कुछ आया भी होगा
तो वो भी मुझसे मिस हो गया। वो आप देख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन शुरू करना था इन्होंने जो नेपाल में इनको जेवी बना रहे हैं। क्योंकि ये क्या करते थे, अब नेपाल सिंस बहुत नेबरिंग कंट्री है हमारा, तो ये सारा एक्सपोर्ट भी काफ़ी करते थे वहाँ। अब नेपाल में जब ये एक्सपोर्ट करते थे इनको 50-55% का कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। तो जब वो लैंड होता था नेपाल में प्रोडक्ट आफ्टर कस्टम ड्यूटी, तो वो बहुत अनकम्पिटिटिव हो जाता था, बहुत महंगा रह जाता था इनका टाइल्स। तो इन्होंने क्या किया, वही प्लांट शुरू कर दिया ताकि कस्टम ड्यूटी ना देनी पड़े। तो अब इनका टारगेट ये है कि धीरे-धीरे जब ये प्रोडक्शन रैंप अप होगा 6, 8, 10 साल 6, 8, 10 महीने या 1 साल में जब ये प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे, तो 4 लाख स्क्वायर मीटर्स का ये प्रोडक्शन करने का टारगेट है इनका इमीडिएट। ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, लेकिन इनको प्राइसिंग का एडवांटेज मिलेगा क्योंकि अब वो 50-55% की कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है नेपाल, क्योंकि अब ये इम्पोर्ट नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया से, अब ये नेपाल में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो उस वजह से इनको प्राइसिंग एडवांटेज भी मिलेगा और कजारिया का नाम नेपाल में भी है, तो वहाँ वहाँ से भी अच्छा खासा नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ वहाँ से भी निकालेंगे। ठीक है, बट मोटा माटी बात यही है ना कि कंपनी ने गाइडेंस तो आखिर में कितना भी अच्छी बात कर लें, कितना भी मैनेजमेंट बुलिश हो जाए और इंडस्ट्री कितनी भी अच्छी हो जाए, 3 इयर्स का इन्होंने गाइडेंस दिया है, 12% का रेवेन्यू हम ग्रो करेंगे 12% कैगर से, तो कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है। मतलब 12% का तो बहुत ही, क्यों ही इन्वेस्ट करना है 12% की कंपनी में जो इससे ग्रो कर रही है। बट अगेन दिस इज 1 करोड़ लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ इन्वेस्टिंग स्टाइल्स भी हैं, मेरा अलग है। मैं थोड़ा हाई ग्रोथ कंपनी प्रेफर करता हूँ और वो कंपनीज जिनमें डाउन साइड भी कम हो। ऑब्वियसली ऐसा कंपनीज मिलना मुश्किल होता है, बट इट्स ओके, टाइम बहुत है हमारे पास। 6 महीने में एक कंपनी मिले, अच्छी मिले, इट्स इनफ, पैसा बन जाता है उसमें। बाकी मैंने आपको बताया सेल्स फोर्स ऑटोमेशन ये कर रहे हैं ताकि, और ये डीलर मैनेजमेंट सिस्टम डीएमएस भी ये अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डीलर्स के साथ, ताकि एक तो चैनल फाइनेंसिंग ये कर पाए डीलर्स को अगर पैसे की दिक्कत है, और अपना सेल्स, क्योंकि डीलर को अगर पैसे, समझो सब चीज़ कनेक्टेड है, डीलर को अगर पैसों की दिक्कत आएगी तो डीलर इनसे सामान नहीं खरीदेगा, इनसे सामान नहीं खरीदेगा तो डीलर कस्टमर्स को कैसे बेचेगा, तो सेल्स का प्रॉब्लम किसको आया, इवेंचुअली कंपनी को ही प्रॉब्लम आ गया। तो ये डीएमएस वगैरह ना, ये डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, सेल्स फॉर ऑटोमेशन, ये हेवल्स ने भी शुरू कर दिया है, एशियन पेंट्स ने भी शुरू कर दिया है। अब कजारिया को लगा कि यार टाइल्स में तो हमें नंबर 1, हम लीड कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो हम क्यों ना करें, तो इन्होंने भी ये शुरू कर दिया है, चैनल फाइनेंसिंग भी शुरू कर दी है। और किसी को अगर डायरेक्ट, किसी डीलर को अगर डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करना है कंपनी के साथ तो वो कर सकता है, बीच में से किसी का कमीशन वमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को 10 बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को 100 टाइल्स का ऑर्डर चाहिए, मेरे को 100 टाइल्स चाहिए। आप सीधे कंपनी को प्लेस करो, पंच करो अपना ऑर्डर, आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अब ये कंपनी गवर्नमेंट ऑर्डर्स लेने के लिए भी इन्होंने एक पर्टिकुलरली टीम बनाई है, ऑल इंडिया उसको बैठा दिया है। तो आगे कंपनी कह रही है कि हमारा गवर्नमेंट से भी ऑर्डर का एक प्रोपोर्शन रहेगा। ठीक है, एक्चुअली मैं टाइमिंग का इशू हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ख़राब हो जाता है। मैं जस्ट मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में खाना खा के वीडियो बनाता हूँ, तो बर्ब्स आता है मुझे बहुत सारा वीडियो बनाते हुए, बट इट्स ओके, एज लॉन्ग एज जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो डिलीवर हो रहा है और आपको कुछ मीनिंगफुल मिल रहा है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। सो बस यही डिस्कस करना था इस कंपनी के बारे में। नेक्स्ट देखता हूँ मैं कौन सी कंपनी डिस्कस करता हूँ। बिल्डिंग मटेरियल्स में अच्छा स्पेस है टू बी इन, आपको भी खुद से भी पढ़ना है ना तो आप पढ़ें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दिख रही है और बहुत एविडेंट भी दिख रही है, क्योंकि अब रियल स्टेट साइकिल इतना अच्छे से ग्रो कर रही है, हर ये तो कंफर्म्ड अब साइकिल में हम रियल स्टेट की, तो बिल्डिंग मटेरियल्स को तो ग्रो करना ही पड़ेगा, बिना खिड़की के, बिना टाइल्स के, और लगाओ बिना वायर्स के, कैसे, मतलब बिल्डिंग कैसे बन कंप्लीट कैसे हो सकती है, इट्स जस्ट बेसिक कॉमन सेंस। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। एक मुझे और कंपनी अच्छी लगती है, ढाबरिया पॉलीवुड, वो फर्नीचर का है, पीवीसी यूपीवीसी विंडोज, फ्लूटेड पैनल्स ये सब बनाती है, और तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। इंटरेस्टेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसको डिस्कस करने के लिए, तो देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो शायद परसों या कल भी, अगर मुझे टाइम मिला, रिसर्च कंप्लीट हो गई तो कल ही मैं बना दूंगा। बाकी कोई डाउट है किसी भी टाइप का, एक्सेप्ट शेयर प्राइस का टारगेट, और मैं 300 से इन्वेस्टेड हूँ और क्या करूँ। एक तो कमेंट आया था मुझे कि एक्सीकॉम वाली वीडियो में कि मैं 300 से इन्वेस्टेड हूँ और मैंने इन्वेस्ट किया है इसमें, क्या ये ट्रैप तो नहीं है कंपनी, ये फ्रॉड तो नहीं है, इस टाइप का कमेंट था। फिर मेरे को थोड़ा बुरा लगता है कि अगर तुम्हें पता नहीं था, व्हेन यू आर नॉट श्योर, हो सकता है वो ट्रैप हो, लेकिन
तुम्हें खुद श्योर नहीं था कि वो ट्रैप हो भी सकते, यू आर लाइक 50-50 योरसेल्फ कि ट्रैप हो भी सकता है, नहीं भी, तब भी तुमने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो दिस इज जस्ट प्योर गैम्बलिंग। किसी को कल को ये जाके मत बोलना कि आई एम एन इन्वेस्टर, बोलना आई एम अ गैम्बलर, दिस इज जस्ट गैम्बलिंग मैन। मतलब नो कमेंट्स, बहुत ही बुरे हाल हैं, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी डाउट है आप पूछना, आई मेक श्योर कि कोई ढंग का आपको रिस्पॉन्ड भी करूँ आपके क्वेश्चन पे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।